जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल एसआर क्लासेस में। जैसा कि हम कल इसके पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं, प्राचीन भारत के प्राग ऐतिहासिक काल और आद्य ऐतिहासिक काल। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे प्राचीन भारत के ऐतिहासिक स्रोत के। देखिए, प्राचीन भारत के जो ऐतिहासिक स्रोत हैं, इन्हें जानने के दो साधन हैं। पहला पुरातात्विक स्रोत और दूसरा साहित्यिक स्रोत। ठीक है, पुरातात्विक स्रोत। अब पुरातात्विक स्रोत कहते किसे हैं, होता क्या है? तो पुरातात्विक स्रोत से तात्पर्य है कि ऐसे स्रोत, ऐसे अवशेष जो खुदाई में या अभिलेख के रूप में, मूर्तियों के रूप में, मुहर के रूप में, सिक्के के रूप में, भवन, स्मारक, चित्रकला के रूप में जो अवशेष, जो साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं, उनको हम पुरातात्विक साक्ष्य कहते हैं। और इन पुरातात्विक साक्ष्यों या अवशेषों के आधार पर जिस इतिहास का हम आकलन करते हैं, वो पुरातात्विक स्रोत पर आधारित इतिहास कहलाते हैं। ठीक है, पुरातात्विक स्रोत जो होते हैं ना, वो साहित्यिक स्रोत से कहीं ज़्यादा सटीक और विश्वसनीय साधन माने जाते हैं, क्योंकि पुरातात्विक साक्ष्यों में कोई काल्पनिकता नहीं होती है। जबकि साहित्यिक स्रोत जो होते हैं वो उस वक्त के या उसके बाद के समय के इतिहासकारों के व्यक्तिगत भावनाओं से पीड़ित होता है। जैसे मान के चलिए, कुछ इतिहासकार ऐसे रहे हैं या कुछ विदेशी इतिहासकार भी ऐसे रहे हैं जिन्होंने भारत के इतिहास का चरित्र चित्रण बड़े ही पॉजिटिव ढंग से किया है। जबकि उसी काल के या उसी समय के जो बहुत सारे ऐसे इतिहासकार रहे हैं या विदेशी यात्री रहे हैं, उन्होंने भारतीय इतिहास का विवरण कुछ उनकी तुलना में नेगेटिव रूप में भी किया या नकारात्मक रूप में भी किया है। जैसे अगर हम बात करेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आए हुए फाहियान के, हर्षवर्धन के शासनकाल में आए हुए ह्वेनसांग की, तो इन्होंने भारत का जो वर्णन है बहुत ही विशाल और बहुत ही अच्छे तरीके से किया। जो उस वक्त की स्थिति थी उसको सही तरीके से दर्शाने का कोशिश किया। लेकिन कुछ ऐसे भी इतिहासकार हैं जिन्होंने थोड़े बहुत इसमें अपने मन का बहुत ज़्यादा किया है। तो इसीलिए पुरातात्विक साक्ष्य जो होते हैं ना, वो साहित्यिक स्रोतों से कहीं ज़्यादा विश्वसनीय और सटीक माने जाते हैं। दूसरा ये है कि जो पुरातात्विक साक्ष्य होते हैं उनमें बदलाव नहीं हो सकता। जो पाए गए हैं अवशेष, चाहे स्मारक, भवन, मुहर, साहित्य, चित्रकला, वो उस वक्त के, जिस वक्त के हैं, उस वक्त के सभ्यता और संस्कृति का सटीक वर्णन करते हैं, क्योंकि उन्हें बदला नहीं जा सकता। जबकि साहित्य जो है उसे अपने मन के अनुसार बदला जा सकता है। बदलने से तात्पर्य ये नहीं है कि बाद में उसमें संशोधन किया गया। बदलने से तात्पर्य ये है कि जो साहित्यकार है, जो व्यक्ति है, उसको उसने किस माध्यम में समझा है, क्या किस रूप में जानने की कोशिश की है और किस रूप में वर्णन करने की कोशिश की है, ये उसके विवेक पर निर्भर करता है। ठीक है, चलिए आइए आते हैं हम आगे अब साहित्यिक स्रोत पे। तो ये समझ गए आप लोग कि प्राचीन भारत के जो ऐतिहासिक स्रोत हैं उन्हें जानने के दो साधन हैं। पहला पुरातात्विक स्रोत और दूसरा साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत क्या क्या आते हैं ये हम लोग जान चुके हैं। अभिलेख, स्मारक, भवन, मुद्रा, चित्रकला, सिक्के, मूर्तिकला, ये सभी जो चीज़ हैं ये पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत आते हैं। दूसरा है साहित्यिक स्रोत। इसके पीछे वाले क्लास में हमने पढ़ा कि आद्य ऐतिहासिक काल के लोग लिखना आरंभ कर चुके थे। आद्य ऐतिहासिक काल में लिखना लोग जानते थे, मगर उन्हें पढ़ा नहीं जा सका। इस वजह से जो इतिहास लिखित साक्ष्यों पर आधारित है और जिन्हें पढ़ा जा सका है, उन्हें हम ऐतिहासिक स्रोत के अंतर्गत साहित्यिक स्रोत में रखते हैं। लेकिन जो इतिहास लिखित है या जो साक्ष्य लिखित है उन्हें पढ़ा नहीं जा सका है, इस वजह से उन्हें हम पुरातात्विक साक्ष्य के अंतर्गत ही रखते हैं। जैसे हड़प्पा सभ्यता है, उसके कुछ लिखित अवशेष मिले लेकिन उन्हें अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। इस वजह से हड़प्पा सभ्यता की जो लिखित अवशेष हैं या लिखित साक्ष्य, उन्हें हम पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत रखते हैं। अब आइए देखते हैं साहित्यिक स्रोत को। तो साहित्यिक स्रोत को भी दो भागों में बांटा गया है। भारतीय ऐतिहासिक स्रोत के जो साहित्यिक स्रोत हैं उन्हें भी दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन? भारतीय साहित्य और विदेशी साहित्य एवं विदेशियों की यात्रा वृत्तांत। ठीक है,
भारतीय साहित्य, इसका तात्पर्य है कि जो साहित्य भारतीयों के द्वारा लिखा गया, यानी जो भारत में रहते थे, भारत के साहित्यकार थे, भारत के नागरिक थे उस वक्त के, उनके द्वारा जो साहित्य लिखा गया है वो भारतीय साहित्य है। एवं विदेशी साहित्य तथा यात्रा विदेशियों के यात्रा वृत्तांत। अब इससे तात्पर्य है कि वो साहित्य जो उस वक्त के या प्राचीन भारत में किसी आक्रमणकारी के साथ भारत आए और भारत का वर्णन किया, या कुछ ऐसे विदेशी जो भारत की यात्रा पर आए और अपने यात्रा वृत्तांतों में भारत का वर्णन किया है, तो उन्हें हम विदेशी के यात्रा वृत्तांत कहते हैं। ठीक है। अब इन साहित्यिक स्रोतों में भारतीय साहित्य को भी 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है। भारतीय साहित्य को भी 3 भागों में बांटा गया। कौन कौन? धार्मिक साहित्य, धर्मेतर साहित्य एवं संगम साहित्य। ध्यान दीजिएगा, भारतीय साहित्य को भी कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। धार्मिक साहित्य, धर्मोत्तर साहित्य एवं संगम साहित्य। ये ग्राफ आपको पूरे प्राचीन भारत के जो ऐतिहासिक स्रोत हैं, अगर आप ये ग्राफ पूरा याद कर लेते हैं, आपके मन में बैठ जाता है, तो समझिए कि आपका पूरा प्राचीन भारत का जो ऐतिहासिक स्रोत है वो आपके दिमाग में बैठ गया, आपके मन में बैठ गया। ये कभी भूलने वाली चीज़ नहीं है। तो इसलिए आप कोशिश कीजिए कि इसको हम जितना मेमोराइज कर सकें उतना आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। देखिए, भारतीय साहित्य को कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में। धार्मिक साहित्य, धर्मोत्तर साहित्य एवं संगम साहित्य। ठीक है। अब यहाँ से फिर से शुरू करेंगे। साहित्यिक स्रोतों को 2 भागों में बांटा गया, भारतीय साहित्य, विदेशी साहित्य एवं विदेशियों की यात्रा वृत्तांत। पुनः भारतीय साहित्य को 3 भागों में बांटा गया, धार्मिक साहित्य, धर्मोत्तर साहित्य एवं संगम साहित्य। ठीक है। अब यहाँ देखते हैं, ये जो धार्मिक साहित्य है इन्हें पुनः फिर 3 भागों में बांटा गया है। धार्मिक से आप समझ सकते हैं कि किसी धर्म विशेष के लिए जो लिखा गया है, या किसी धर्म विशेष के समय में जो लिखा गया है, या उसके बारे में जो वर्णन करता है साहित्य, वो उसे हम क्या कहते हैं? धार्मिक साहित्य कहते हैं। तो इन साहित्यों को भी 3 भागों में बांटा गया। पहला ब्राह्मण साहित्य, दूसरा बौद्ध साहित्य और तीसरा जैन साहित्य। अब ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत कौन कौन से साहित्य आते हैं, इसे भी ध्यान देना बहुत ही जरूरी है। ब्राह्मण साहित्य, अब देखिए, ब्राह्मण साहित्य को भी, या फिर ब्राह्मण साहित्य भी कई प्रकार के हैं, कई का वर्णन है इसमें। वेद हो गया, ब्राह्मण ग्रंथ हो गया, अरण्यक, उपनिषद, वेदांग, उपवेद, सरदर्शन, महाकाव्य, पुराण, स्मृतियाँ, ये सभी जो हैं ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत आते हैं। अगला जो है बौद्ध साहित्य, सूत पीटक, अभिधम पीटक, मिलिंद पढ़ो, बुद्ध चरित्र एवं दिव्य बदान, ये सभी जो हैं बौद्ध साहित्य के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद है जैन साहित्य। जैन साहित्य में परिशिष्ट पर्वन, भद्रबाहु चरित्र, भगवती सूत्र, कल्पसूत्र इत्यादि ये जो है जैन साहित्य के अंतर्गत आते हैं। ये इतने ही नहीं हैं, इससे भी आगे हैं, और भी बहुत सारे हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर सिर्फ आपको समझने के लिए इतना लिखा है ताकि आप इसे समझ सकें। इस ग्राफ को, इस डेटा को जो ये मैंने बनाया है, आप इसको समझ सकें कि ये कहना क्या चाहते हैं, है किस बारे में। दूसरा अब हमारा है धर्मोत्तर साहित्य। ठीक है। धर्मोत्तर साहित्य से मतलब है धर्म के बाद, जो धार्मिक साहित्य के बाद जो साहित्य लिखा गया वो धर्मोत्तर साहित्य है। ठीक है। इसको 2 रूपों में समझते हैं, एक जो धार्मिक साहित्यों के बाद लिखा गया, दूसरा वे साहित्य जो किसी धर्म विशेष से नहीं थे, जो उस वक्त के जनसाधारण के इतिहास थे, या उस वक्त के जो शासन थे या जो वंश था उनके द्वारा, उनके आधार पर जो लिखा गया साहित्य, वो धर्मोत्तर साहित्य के अंतर्गत आते हैं। इनमें कौन कौन से साहित्य हैं, ये मुख्य रूप से कुछ साहित्यों के नाम हमने लिखे हैं, इससे आप समझ सकते हैं कि कौन कौन से साहित्य इसके अंतर्गत आते हैं। अर्थशास्त्र, जिसे कौटिल्य ने लिखा है, ये नाम से अर्थशास्त्र है, लेकिन ये है किस चीज़ का साहित्य? राजनीति का, राजनीति का। ठीक है। राजनीति के लिए ये जो साहित्य है अर्थशास्त्र, जिसे कौटिल्य ने लिखा है, नाम से अर्थशास्त्र है, लेकिन ये विषय किस चीज़ का है? राजनीति का, राजा की नीति। उस वक्त के जो राजा थे उनकी नीतियों के लिए, उनकी नीतियों के द्वारा या उनकी नीतियों के आधार पर जो साहित्य था उसे अर्थशास्त्र हम कहते हैं, जिसकी रचना कौटिल्य ने की थी। आगे है राजतरंगिणी, कल्हण, अष्टाध्यायी, पाणिनि, मुद्रा राक्षस, विशाख दत्त, अभिज्ञान शकुंतलम, कालिदास, मालविकाग्निमित्रम, कालिदास, रघुवंशम, मेघदूत, कालिदास, हर्षचरित्र, बाणभट्ट, कादम्बरी, बाणभट्ट। ठीक है।
आगे आते हैं संगम साहित्य। संगम साहित्य से क्या तात्पर्य? अब देखिए, संगम साहित्य जो है वो दक्षिण भारत के इतिहासों का वर्णन करता है, दक्षिण भारत के इतिहास का जिक्र करता है। संगम साहित्य के आधार पर ही हम दक्षिण भारत के इतिहास को जानते हैं, ठीक है, जिनमें मुख्य रूप से तिरुकुरल, शिल्पाधिकारम, मणिमेखलय, जीवक चिंतामणि इत्यादि आते हैं, ठीक है। ये जो साहित्य हैं या संगम साहित्य या ये जो साहित्य का जिक्र हमने किया है, ये मुख्य रूप से दक्षिण भारत के 3 वंशों चोल, चेर एवं पांड्य, चोल, चेर एवं पांड्य, इन 3 वंशों का, ये 3 वंश का जिक्र करते हैं, ठीक है, उन्हीं के इर्द गिर्द घूमते हैं। समझ में आ गया आपको? अब आइए हम आगे देखते हैं विदेशी साहित्य एवं विदेशियों के यात्रा वृत्तांत। विदेशी साहित्य एवं विदेशियों की जो यात्रा वृत्तांत है उन्हें भी 3 भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन है? मुख्य रूप से जो है मैंने उन्हीं को लिखा है, आगे इसके बारे में हम विशेष रूप से इसका चर्चा करेंगे, इसके बारे में जानेंगे, लेकिन यहाँ पर मैंने इनको थोड़ा सा मुख्य रूप से उन्हीं को लिखा है जो ज़्यादातर प्रचलित है। इन्हें भी 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन? यूनानी लेखक, चीनी लेखक एवं अरबी लेखक, ठीक है। विदेशी साहित्य एवं विदेशियों की यात्रा वृत्तांत को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। कौन कौन? यूनानी लेखक, चीनी लेखक एवं अरबी लेखक। अब देखिए, यूनानी लेखक, यूनानी लेखक में वे लेखक हैं जो यूनान से संबंधित हैं, यूनान से आए थे। दूसरे वे लेखक हैं जो सिकंदर के साथ भारत आए थे, जिनमें से मेगास्थनीज हो गया, निडियाकस हो गया, अरिस्टोबुलस हो गया, ये सब सिकंदर के साथ भारत आए हुए साहित्यकार थे, जिन्होंने भारत का वर्णन उस वक्त के भारत का वर्णन अपने साहित्यों में, अपने यात्रा वृत्तांतों में किया है। दूसरा, कुछ ऐसे भी यूनानी लेखक हैं जो भारत कभी नहीं आए, लेकिन उन्होंने भारत का वर्णन अपने साहित्यों में किया है, ठीक है। अगला है चीनी लेखक। चीनी लेखक में फाहियान, ह्वेनसांग, इत्सिंग और भी कई हैं, संयुग्मन। चीनी साहित्यकारों की मुख्य विशेषता ये रही है कि ये जो चीनी साहित्यकार थे वो विदेशी यात्री के रूप में भारत आए थे, चाहे वो फाहियान हो, ह्वेनसांग हो, इत्सिंग हो, ये सब विदेशी यात्री के रूप में भारत आए थे। और इनका मुख्य उद्देश्य, मुख्य जो पर्पस था वो था बौद्ध के बारे में जानकारी इकट्ठा करना, भारत का भ्रमण करना। ह्वेनसांग, इसका जिक्र हर्षवर्धन के शासनकाल में आता है, जो नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त करने के लिए आया था, पहला है फाहियान, जो चंद्रगुप्त मौर्य या चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में आया था। दूसरा फाहियान और तीसरा इत्सिंग। ये साहित्यकार यात्री के रूप में भारत आए और उसी रूपों में अपना वर्णन प्रस्तुत किया। फाहियान के जो वृत्तांत है उसका नाम फुक्यूकी, ह्वेनसांग के जो यात्रा वृत्तांत है उसका नाम सीक्यूकी, इत्सिंग जो है उसका मुझे ध्यान नहीं है, आगे हम उसका जिक्र करेंगे। अब आते हैं अरबी लेखक। अरबी लेखक में सुलेमान, अल मसूदी, इब्न बतूता, इन सारे साहित्यकारों का जिक्र हम करते हैं, जिसमें से रहला आपने सुना होगा। रहला की रचना किसने की थी? इब्न बतूता ने, ठीक है। अब चलिए हम आगे आते हैं पुरातात्विक साक्ष्य पर। चलिए दोस्तों, अब हम जिक्र करेंगे अभिलेख का, ठीक है। पुरातात्विक साक्ष्य के अंतर्गत अभिलेख कहते किसे हैं? देखिए, अभिलेख जैसा कि नाम से स्पष्ट है, अभिलेख यानी कि किसी प्रकार का लेख है। तो ये लेख होते कैसे थे? तो अभिलेख जो है वो किसी पत्थर, स्मारक, भवन, स्मारकों की दीवार या मोहरों पे जो कोई उत्कीर्ण प्राचीनतम विवरण होता था उसे ही हम अभिलेख कहते हैं, ठीक है। अब अभिलेख कई प्रकार के हैं। ये अगर आप हड़प्पा सभ्यता की बात करेंगे तो
उसमें भी अभिलेख पाए गए हैं। मौर्य साम्राज्य की बात करेंगे, उसमें भी अभिलेख पाए गए हैं। तो जैसे जैसे हम इतिहास के विकास में आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हम अभिलेखों का जिक्र करेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो कुछ महत्वपूर्ण अभिलेख हैं उसका जिक्र हम करेंगे, उसके बारे में जानेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं। यहाँ देखिए अभिलेख, पत्थरों, स्तंभों, धातुओं की पट्टियों, मृदभांडों, भवनों एवं स्मारकों आदि पर उत्कीर्ण प्राचीनतम विवरण अभिलेख कहलाते हैं, ठीक। अभिलेखों के अध्ययन को पुरालेखा शास्त्र, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये आप ध्यान रखिएगा। कभी कभी ऐसे भी प्रश्न पूछ देता है कि अभिलेख के अध्ययन को क्या कहते हैं, ठीक है। तो अभिलेखों के अध्ययन को पुरालेखा शास्त्र और इंग्लिश में इसे एपिग्राफी कहा जाता है, ठीक है। कि अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहते हैं, पुरालेखा शास्त्र, और अंग्रेजी में इसे, इंग्लिश में इसे एपिग्राफी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। एवं प्राचीन लिपि के अध्ययन को पूरा लिपि शास्त्र, पैलियोग्राफी कहा जाता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो आप वीडियो को स्टॉप करके पॉज करके भी नोट्स बना सकते हैं। तो आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं। कुछ इसमें ऐसे जो बातें हैं जो अक्सर आप सभी सुने होंगे, जानते हो, अक्सर हर एग्ज़ाम्स में पूछता है, चाहे वो किसी भी क्लर्कल ग्रेड का हो, सिपाही ग्रेड का हो, या कोई स्टेट पीसीएस हो, सभी में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे कि ऊपर में है कि अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो अभी हमने जिक्र किया पुरालेखा शास्त्र। दूसरा है कि अभिलेखों में प्राचीन लिपि के अध्ययन को क्या कहते हैं, पुरालिपि शास्त्र। अभिलेखों के अध्ययन को पुरालेखा शास्त्र, जिसे इंग्लिश में एपिग्राफी कहा जाता है, एवं प्राचीन लिपि के जो अध्ययन है उसे पुरालिपि शास्त्र यानी कि पैलियोग्राफी कहा जाता है। देखिए नाम से ही समझिए कि पूरा मतलब होता है पुराना, ठीक है। उसी प्रकार प्राचीन लिपि के अध्ययन को क्या कहा जाता है, पैलियोग्राफी, ठीक है। अब आइए हम आगे बढ़ते हैं। इसके कुछ मुख्य बिंदु के बारे में जानते हैं, कुछ विशेषताएं जानते हैं। कि अभिलेखों की भाषा, जो अभिलेख हैं, अभिलेखों के जो प्रारंभिक जो अभिलेख थे वो प्राकृतिक भाषा में पाए जाते थे, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि अभिलेखों की भाषा, अभिलेखों की भाषा में प्राकृत, पाली, संस्कृत, आदिभाषीय एवं विदेशी भाषी भी हैं। अभिलेखों की भाषा क्या कह रही है, तो जैसे जैसे विकास का क्रम आगे बढ़ता गया है वैसे वैसे अभिलेखों की भाषाएं भी बदलती गई है। प्राथमिक जो अभिलेख थे वो किस रूप में थे, प्राकृतिक भाषा में। इसके बाद पाली, संस्कृत, द्विभाषीय भी है, और आगे कुछ विदेशी भाषाओं में भी अभिलेख पाए गए हैं। इसके आगे हम पढ़ेंगे कि सबसे पुराना अभिलेख हड़प्पा सभ्यता की मुहरों पर मिलता है। सबसे पुराना अभिलेख कौन सा है, तो सबसे पुराना अभिलेख अभी तक जो प्राप्त अभिलेख है वो है हड़प्पा सभ्यता की मुहरों पे मिला हुआ अभिलेख, जो कि 2500 ईसा पूर्व का है, ठीक है। सबसे पुराना अभिलेख कौन सा है, तो हड़प्पा सभ्यता की मुहरों पर पाया गया जो अभिलेख है वो सबसे पुराना अभिलेख है, जो 2500 ईसा पूर्व का है, जिन्हें अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि जो हड़प्पा सभ्यता की जो अभिलेख पाए गए हैं वो सबसे पुराने अभिलेख हैं, लेकिन उन्हें अभी तक पढ़ा नहीं जा सका, इसीलिए इन्हें पुरातात्विक साक्ष्य के अंतर्गत रखा जाता है। दूसरा क्या है कि भारत से बाहर सर्वाधिक प्राचीनतम अभिलेख पश्चिम एशिया या एशिया माइनर के बोगाज से पाया गया है, जो 1400 ईसा पूर्व के हैं। इनमें इंद्र, वरुण, मित्र एवं नासत्य नामक वैदिक देवताओं का वर्णन मिलता है। भारत से बाहर सबसे प्राचीनतम अभिलेख कौन से हैं, तो पश्चिम एशिया या एशिया माइनर के बोगाज नामक स्थान से पाया गया अभिलेख भारत के बाहर पाया गया सबसे प्राचीनतम अभिलेख है, जो कि 1400 ईसा पूर्व के हैं। इनमें वरुण, इंद्र, मित्र एवं नासत्य वैदिक देवताओं का वर्णन मिलता है। ये देवता किस काल के हैं, वैदिक काल के, वैदिक देवताओं का वर्णन मिलता है, ठीक है। आगे देखते हैं नक्श-ए-रुस्तम। नक्श-ए-रुस्तम ये इम्पॉर्टेंट है, ये भी पूछ सकता है कि नक्श-ए-रुस्तम जो अभिलेख है वो कहाँ से पाया गया है, तो नक्श-ए-रुस्तम जो अभिलेख है वो कहाँ से पाया गया है, ईरान से, ठीक है। नक्श-ए-रुस्तम अभिलेख जो कि ईरान से प्राप्त हुआ है, प्राचीन भारत का पश्चिम एशिया से संबंधों की जानकारी देता है। ईरान से पाया गया नक्श-ए-रुस्तम अभिलेख
जिसमें किस चीज़ का वर्णन है, जो क्या वर्णन करता है कि भारत का या प्राचीन भारत का पश्चिम एशिया के संबंधों की जानकारी देता है। ठीक है। दूसरा देखिए कि कास्काइड अभिलेख, ये भी कहाँ से पाया गया है, ईरान से। अगर आपसे ये सवाल पूछे, या अक्सर ये सवाल पूछे जाते हैं, ये सब सवाल पूछे हुए हैं। अगर आप कोई भी किताब उठाकर देख लें, कोई भी शीट उठाकर देख लें, चाहे पुराने या किसी भी एसआई, सिपाही या हायर जो एग्ज़ाम्स होते हैं स्टेट पीसीएस के, उनमें ये सवाल आपको अक्सर मिल जाया करेंगे कि कास्काइड अभिलेख का वर्णन या कास्काइड अभिलेख कहाँ से पाए गए हैं, नक्श-ए-रुस्तम अभिलेख कहाँ से पाए गए हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट डाउन कर लें या इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए आगे बढ़ते हैं कि कहता है कि कास्काइड अभिलेख ईरान, कहाँ से पाए गए हैं, ईरान से, तथा मितनी अभिलेख सीरिया से। ये 3 जो अभिलेख है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको मतलब कंठस्थ कर लीजिए, याद कर लीजिए। पहला नक्श-ए-रुस्तम ईरान से, जिसमें प्राचीन भारत का पश्चिम एशिया के साथ संबंधों की जानकारी मिलती है। दूसरा है कास्काइड अभिलेख। कास्काइड अभिलेख जो है ये भी ईरान से पाया गया है, और इसमें किस चीज़ का वर्णन है, तो कास्काइड अभिलेख ईरान तथा मितनी अभिलेख जो कि सीरिया से पाया गया है में आर्य नाम का उल्लेख मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। कास्काइड अभिलेख ईरान तथा मितनी अभिलेख सीरिया, इनमें आर्य नाम का उल्लेख मिलता है। ये भारत, अखंड भारत में थे, मतलब उस वक्त भारत ईरान से लेकर अफगानिस्तान से लेकर वर्मा तक फैला हुआ था, तो उसमें ये पाए जाते हैं। समझ गए। नक्श-ए-रुस्तम, कास्काइड अभिलेख और मितनी अभिलेख हो गया। अब आगे बढ़ते हैं कि अभिलेखों में संस्कृत भाषा का सर्वप्रथम प्रयोग किस ईसा पूर्व में देखने को मिलता है, तो ईसा पूर्व 2री सदी में। अब देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, इसमें सिर्फ फैक्ट भरे हैं। ये जो अभिलेख हैं सिर्फ फैक्ट भरे हैं। अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहते हैं, पुरालेखा शास्त्र। अभिलेखों में पुरानी लिपि के अध्ययन को क्या कहते हैं, प्राचीनतम लिपि के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो पुरालिपि शास्त्र, पैलियोग्राफी। ठीक। इसके बाद सबसे पुराने जो अभिलेख हैं वो हड़प्पा सभ्यताओं पे मिले गए हैं। अभिलेखों की भाषा क्या है, तो पाली, प्राकृत, संस्कृत, द्विभाषीय विदेशी भाषाएं भी रही है, और दक्षिण भारतीय भाषाएं भी अभिलेखों में पाई गई है। फिर इसके बाद कहता है कि भारत से बाहर सबसे प्राचीनतम अभिलेख, तो पश्चिम एशिया या एशिया माइनर के बोगाजकोई से जो प्राप्त अभिलेख है, जो कि 1400 ईसा पूर्व के हैं, उसमें इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य देवताओं का वर्णन है, जो कि किस काल के हैं, तो वैदिक काल के देवता हैं। वैदिक देवताओं का जिक्र मिलता है। फिर आगे कहता है कि नक्श-ए-रुस्तम अभिलेख जो कि ईरान से पाया गया है, से प्राचीन भारतीय एवं एशिया के साथ संबंधों का वर्णन करता है। कास्काइड अभिलेख जो कि ईरान से पाया गया है, और मितनी अभिलेख जो कि सीरिया से पाया गया है, इनमें आर्य शब्द का उल्लेख मिलता है। फिर आगे वर्णन करता है कि अभिलेखों में सर्वप्रथम संस्कृत का प्रयोग कब से प्रारंभ माना जाता है, तो अभिलेखों में संस्कृत भाषा का प्रयोग सर्वप्रथम ईसा पूर्व 2री सदी में देखने को मिलता है। आगे है कि रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। ये रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, ठीक है। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख संस्कृत में लिखित पहला अभिलेख है, जो कि 150 ईस्वी के हैं। ठीक है। ऊपर हमने क्या देखा कि अभिलेखों में संस्कृत भाषा का प्रयोग कब हुआ, तो ईसा पूर्व 2री शताब्दी में। ठीक है। दूसरा कि संस्कृत में लिखा प्रथम अभिलेख कौन है, तो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख संस्कृत भाषा में लिखी पहली अभिलेख है। ठीक है। एक और है लास्ट में कि एरन अभिलेख। एरन अभिलेख हमने जब हम प्रागैतिहासिक काल पढ़ रहे थे तो उसमें भी हमने एरन का जिक्र किया था। एरन अभिलेख से ही सर्वप्रथम भारत में किसी स्त्री के सती होने का साक्ष्य मिलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है। यहाँ नीचे मैंने कुछ अभिलेखों का जिक्र किया है। आगे जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे हम आगे इतिहास में बढ़ेंगे, और भी कई अभिलेखों का जिक्र करेंगे, उसकी विशेषताओं के बारे में जानेंगे। लेकिन यहाँ पर मैंने कुछ इम्पॉर्टेंट अभिलेख हैं जो अक्सर एग्जाम्स में आते हैं, उसका जिक्र किया है। आगे भी करेंगे कुछ अभिलेखों का जिक्र, इसको आप नोट डाउन कर लें। जिसमें है हाथी गुम्फा अभिलेख खारवेल, जूनागढ़ का अभिलेख सकछत्र रुद्रदामन। अभी हमने जिक्र किया यहाँ पे ना कि संस्कृत भाषा में लिखित पहला अभिलेख जो है वो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है। ठीक है।
आगे देखते हैं, नासिक गुहालेख, सातवाहन शासक गौतमीपुत्र सतकर्णी। अक्सर ऐसे भी सवाल पूछा जाता है कि नासिक गुहालेख का संबंध किससे है, तो सातवाहन शासक गौतमीपुत्र सतकर्णी का। प्रयाग स्तंभ लेख का संबंध किससे है, समुद्रगुप्त से। भीतरी तथा जूनागढ़ अभिलेख का संबंध किससे है, स्कंदगुप्त का। अब देखिए बीपीएससी का क्या है, बीपीएससी में 5 ऑप्शंस होते हैं। जो 5वां ऑप्शन है उसका मतलब है या तो एक से अधिक या कोई नहीं। तो ये ध्यान देने वाली बात है कि अगर आपको जूनागढ़ अभिलेख पूछता है कि जूनागढ़ अभिलेख का संबंध किससे है, और ऑप्शन में स्कंदगुप्त और ये रुद्रदामन का जूनागढ़ रुद्रदामन अगर दोनों जिक्र दिया हो तो आपका आंसर होगा ई। ठीक है, क्योंकि स्कंदगुप्त और रुद्रदामन दोनों का वर्णन जूनागढ़ अभिलेख में मिलता है। ठीक है, उसी प्रकार मंदसौर अभिलेख का संबंध किससे है, यशोवर्मन से। ठीक, आगे देखते हैं ऐहोल अभिलेख। तो ऐहोल अभिलेख का संबंध किससे है, पुलकेशिन द्वितीय से। ठीक, फिर एक ग्वालियर अभिलेख। ग्वालियर अभिलेख का संबंध किससे है, प्रतिहार शासक भोज से। देवपाड़ा अभिलेख ये किससे संबंधित है, विजय सेन से। ये जरूरी नहीं कि आपको इसकी विशेषताओं के बारे में पूछेगा, आपसे सिंपल भी पूछ सकता है, या सिंपल भी सवाल आपके सामने आ सकता है कि ऐहोल अभिलेख का संबंध किससे है, और आपके सामने ऑप्शन में ये 3-4 नाम दे सकता है। ठीक है, तो ये भी याद रखना बहुत ज़रूरी है कि किन अभिलेखों का संबंध किन शासकों से रहा है। ठीक है, मैंने यहाँ कुछ अभिलेखों का जिक्र किया है और आगे भी हम करेंगे, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे उसमें करेंगे, लेकिन इन अभिलेखों को आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। आगे इसका हम विस्तार से वर्णन करेंगे। फिलहाल ये जो अभिलेख हैं इन्हें आप नोट डाउन जरूर कर लें। तो हमने अभिलेख देख लिया, अब आगे हम जिक्र करेंगे सिक्कों का। चलिए दोस्तों, अब हम जिक्र करेंगे सिक्कों का। देखिए, पुरातात्विक साक्ष्यों में सिक्के जो हैं उनका प्राचीन इतिहास को जानने में महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है, सिक्के किन धातुओं से बनते थे, किन प्रकार के होते थे, उनकी आकृति क्या थी, भारत में जो सिक्कों का प्रचलन था वो कैसा था, किन प्रकार का था, किन धातुओं से बना था, उनके बारे में हम यहाँ पे जिक्र करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। कहता है कि सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है। ठीक है, सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, मुद्रा शास्त्र न्यूमिस्मेटिक्स। ये जो चीज़ है ना कि इस चीज़ों को, इसके अध्ययन को क्या कहा जाता है, उस चीज़ के अध्ययन को क्या कहा जाता है, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये अक्सर एग्जाम्स में आते हैं। ये ट्रेंड है, खास करके उन एग्ज़ाम्स में जो लोअर पीसीएस का हो, एसआई का हो, सिपाही का हो, या रेलवे या ग्रुप डी, इन सब प्रकार के जो एग्ज़ाम्स हैं उनमें इस प्रकार के सवाल अक्सर पूछे जाते हैं कि सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं, अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो इनको भी जानना बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, आइए हम देखते हैं सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है। ठीक है, प्राचीनतम सिक्के, भारत के जो प्राचीनतम सिक्के थे वो सोना, चांदी, तांबा, कांसा, प्लेटिन एवं सीसा के पाए गए हैं। ठीक है, भारत में जो सिक्के पाए गए हैं किन धातुओं के पाए गए हैं, सोना, चांदी, तांबा, इन सब धातुओं के, प्लेटिन, सीसा आदि के पाए गए हैं। तो भारत के जो प्राचीनतम सिक्के हैं उन पर केवल चिन्ह उत्कीर्ण हैं, जिनमें हाथी, सूरज, चंद्रमा, अर्धचंद्राकार, इन सभी की आकृतियां मिली हैं। कोई तिथि, कोई लेख नहीं मिला है। इन तिथियों और लेखों का जो वर्णन है इनके बाद मिलता है। जो प्राचीनतम सिक्के हमारे हैं, जो भारतीय प्राचीनतम सिक्के मिले हैं, उनमें केवल चिन्ह उत्कीर्ण है, जिन्हें पंचमार्क्ड, याद रखिएगा, पंचमार्क्ड या आहत सिक्के कहा जाता है। ठीक है, भारत के जो प्राचीनतम सिक्के मिले हैं उन्हें क्या कहा जाता है, पंचमार्क्ड या आहत सिक्के कहा जाता है। ठीक है, आहत सिक्कों की सबसे पुरानी निधियाँ जो होड्स जिसे बनाने की विधि, या उसे हम होड्स कहते हैं, आहत सिक्के की जो सबसे प्राचीनतम निधियाँ हैं वो पूर्वी उत्तर प्रदेश और मगध से प्राप्त हुई हैं। आहत सिक्के की सबसे प्राचीनतम निधियाँ कहाँ से प्राप्त हुई हैं, पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं मगध से प्राप्त हुई हैं। आगे चलते हैं, स्वर्ण सिक्के। भारत में स्वर्ण सिक्के चलाने का श्रेय किन्हें है,
तो भारत में स्वर्ण सिक्के चलाने का श्रेय हिंद यवनों को है। ठीक है, भारत में स्वर्ण सिक्के किन्होंने चलाए? हिंद यवनों ने चलाए थे। इनके द्वारा सिक्का निर्माण की डाई विधि का प्रयोग किया जाता था। अब देखिए, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। आप जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, छात्र हैं, मित्र हैं, आप इन चीज़ों से रिलेट कर पा रहे हो, अपने आप को रिलेट कर पा रहे होंगे कि ये जो सवाल है कि स्वर्ण सिक्के भारत में सर्वप्रथम किसने चलाए, आप सभी जानते होंगे। तो इसका श्रेय किसे? हिंद यवन को। लेकिन हिंद यवनों ने भारत में जो स्वर्ण सिक्के चलाए, उन सिक्कों के निर्माण की जो विधि क्या थी, इस सवाल से या इस तथ्य से बहुत कम लोग ही अवगत होंगे। तो इस चीज़ को भी जानना बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ तो आप जानते हैं कि भारत में स्वर्ण सिक्के चलाने का श्रेय सर्वप्रथम किसे है? तो हिंद यवनों ने ही भारत में सबसे पहले स्वर्ण के सिक्के चलाए। लेकिन हिंद यवनों ने भारत में स्वर्ण सिक्का निर्माण की जो विधि अपनाई, उस विधि का नाम क्या है? वो विधि क्या थी? तो उस विधि का नाम है डाई विधि। भारत में हिंद यवनों ने स्वर्ण सिक्के के निर्माण की जो विधि अपनाई थी, उस विधि का नाम है डाई विधि। डाई का मतलब होता है एक सांचा, ठीक है, एक स्ट्रक्चर जिसमें उसको ढाला जाता था या उसमें उसको बनाया जाता था। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। आगे चलते हैं कि सर्वाधिक शुद्ध स्वर्ण मुद्राएं चलाने का श्रेय। अब देखिए, यहाँ पे था कि स्वर्ण सिक्के भारत में सर्वप्रथम किसने चलाए? हिंद यवनों ने चलाए। भारत में सबसे शुद्ध स्वर्ण के सिक्के किन्होंने चलाए? तो कुषाणों ने चलाए। ठीक है, जबकि भारत में सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं चलाने का श्रेय किन्हें है? गुप्त वंश को। अब देखिए, एक स्वर्ण सिक्के से यहाँ पे 3 प्रश्न हैं कि भारत में स्वर्ण मुद्राएं किन्होंने चलाए? हिंद यवनों ने चलाए। भारत में सबसे अधिक शुद्ध स्वर्ण के सिक्के किन्होंने चलाए? तो वो कुषाणों ने चलाए। और भारत में सबसे अधिक अगर सोने के सिक्के किसी ने चलाए तो वो थे गुप्त वंश। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आगे बढ़ते हैं कि शीशे की मुद्रा का सर्वप्रथम चलन किन्होंने शुरू किया? शीशे की मुद्रा किसने चलाए? तो उसका भारतीय इतिहास में केवल एक ही साक्ष्य मिलता है, वो है सातवाहन। तो भारत में शीशे के सिक्के या शीशे की मुद्राएं चलाने का श्रेय सातवाहनों को है। ठीक है, आगे चलते हैं। सर्वप्रथम चतुर्थिक आकार की मुद्रा या सिक्का चलाने का श्रेय किसे है? तो ये है हुविस्क। अब देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर बहुत कम ही लोग इस चीज़ को सुने होंगे कि भारत में चतुर्थिक आकार की मुद्रा चलाने का श्रेय किसे है? ये था हुविस्क। इसे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे देखिए, ये सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। आगे हम जैसे जैसे बढ़ेंगे, जैसे जैसे हम इतिहास को पढ़ेंगे, वैसे वैसे इनमें और गहराई से अंदर की ओर जाएंगे और भी अच्छे से उसका विश्लेषण करेंगे और उसका अध्ययन करके हम उसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, लेकिन इसमें जितने भी तथ्य दिए गए हैं वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको भी याद रखते हैं, और इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है, तो आपको आगे और सरल हो जाएगा चीज़ों को समझना। आगे हम देखेंगे स्मारक भवन और चित्रकला या मूर्तिकला। देखिए, चित्रकला और मूर्तिकला में बहुत कुछ खास नहीं है। भवन स्मारक में कुछ हमें और तथ्यों को देखेंगे हम। चित्रकला और मूर्तिकला में जो प्राचीनतम सबसे अधिक चित्रकला का वर्णन मिलता है वो भीमबेटका से प्राचीनतम चित्रकला के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, चित्रकला की अगर हम बात करें तो भीमबेटका से प्राचीनतम चित्रकला के साक्ष्य हमें मिलते हैं। ठीक है, जो कि गुफा चित्र के रूप में पाए जाते हैं।